हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1858 भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हम लोगों ने 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ लिया है। आप चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं वहाँ पर, या मैंने आई बटन पर भी यहाँ क्लिक करके प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर अपने आज का जो टॉपिक है 1858 भारत शासन अधिनियम, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो पढ़कर जल्दी से हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि भारत का शासन था, तो वो कंपनी से लेकर क्राउन के हाथों में सीधे तौर पर दे दिया गया, यानी कि अब कंपनी का शासन छीन लिया गया और उस क्राउन के हाथों में पूर्ण रूप से शासन दे दिया गया। भारत में जो मंत्री पद की व्यवस्था थी वो की गई, जिसमें 15 सदस्यों वाली मंत्री पद रखे गए थे। इसमें से जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के होते थे और 7 सदस्य जो थे वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, तो संख्या हमेशा याद रखिएगा। यानी मंत्री पद में भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, या सीधे तौर पर कहें क्राउन जो था, उसके सदस्य ज़्यादा होते थे, कंपनी के सदस्य 7 होते थे। यानी वहाँ एक कम होता था। अगर मतों की बात आ जाती, कोई ऐसा काम होता जो मत से होता, तो सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन अपने जो चाहते थे वही वहाँ पर होता था। इसके अलावा 1858 भारत शासन अधिनियम में ही मुगल सम्राट के पद को भी खत्म कर दिया गया, और जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको खत्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत की गई। यानी कि ये जो दोनों बोर्ड और कंट्रोल बनाए गए थे, इनको ख़त्म कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत कर दी गई। इसी के तहत एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जिसे भारत का राज्य सचिव कहा जाता था, उसकी भी नियुक्ति की गई थी। वह अपने कार्यों के लिए सिर्फ ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर जो भारत का राज्य सचिव था उसका संपूर्ण रूप से नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या फिर किसी अन्य ब्यूरो के विषय में हो। ठीक है, तो उसी का जो अब वाक्य होता था वो अंतिम वाक्य हो जाता था। यहाँ पर एक और चीज़ किया गया कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो वायसराय हो गया। यानी उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे वो ही अब वायसराय हो गए। यानी कि आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के पहले वायसराय भी कौन थे, तो वो थे कौन, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था उसको भी खत्म कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पता है ना, जो डलहौजी का था कि वो अपनी मतलब जो क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेता था, जिसके भी कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा ये जरूर याद रखिएगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था 84 में, वहाँ पे जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो नियुक्ति होती थी वो ख़त्म करके अब क्या शुरू कर दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शुरुआत कर दी गई थी, और उसी का अध्यक्ष होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये भी याद रखिएगा कि अब वहाँ पर कौन होने लगा। ठीक है, और अब गवर्नर जनरल हट गया और वायसराय आ गया। पहला वायसराय कौन बना, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी 1858 भारत शासन अधिनियम में खत्म कर दिया गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुगल सम्राट पद कौन से अधिनियम में खत्म हुआ था, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में। चलिए, तो इसके आगे अब हम लोग 1861 का भारत शासन अधिनियम भी इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं। 1861 भारत शासन अधिनियम। इससे पहले की जितने भी एक्ट थे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को लेकर लागू किए गए थे, उनका प्रभाव भारत परिषद अधिनियम 1861 में भी पड़ा था। 1600 से लेकर भारत में पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी। बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी पर, यानी कि नियंत्रण करने का पूरा प्रक्रिया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हो गई। इसके बाद फिर चार्टर एक्ट जो 1813, 1833, 1853, वो भी ब्रिटिश द्वारा
द्वारा जब लागू किए गए तो सरकार ने इन एक्ट के द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत किया। बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन ढंग से नहीं संभाल पा रही है। तब भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म करते हुए सारी शासन व्यवस्था सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले ली। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का सारा शासन अपने हाथों में ले लिया तब उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी जो भारत में चल रही थी उसमें बदलाव की जरूरत है ताकि शासन व्यवस्था जो है वो और बेहतर से कर सके। इसी बिंदुओं को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 अधिनियम पास किए, जिसमें से एक हम अभी पढ़ने वाले हैं 1861 भारत शासन अधिनियम, फिर 1892 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम। तो अब हम यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं उसको देख लेते हैं। तो भारत शासन सरकार अधिनियम जब 1858 में हमने पढ़ा तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो इस इंडिया को चलाने वाली इकाई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको ख़त्म करके एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति कर दी थी। तब से इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर भारत के शासन की पूर्ण जिम्मेदारी होती थी। तो जब स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किया गया तो वहाँ पर उसकी एक सलाहकारी समिति भी बनाई गई जिसमें 15 सदस्य होते थे। मैंने आपको बताया था इसमें 8 ब्रिटिश गवर्नमेंट के और 7 कंपनी के होते थे। 1858 में क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहकर भारत के शासन व्यवस्था संभालता था, इसीलिए उसके प्रतिनिधित्व के रूप में भारत में वायसराय की नियुक्ति भी की गई थी। जो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को वायसराय बना दिया। तो 1861 में इस बिंदु को लेकर भी कोई बदलाव नहीं किया गया था, जो जैसा था उसको वैसा ही रखा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको वायसराय बना दिया और किसी भी तरह का इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। बदलाव जहाँ पे हुआ वो था प्रशासन। जो 53 में जहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूर्ण शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद थी, उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। बाद में 1858 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पद ही खत्म कर दिया और उसको बना दिया वायसराय। हमने पढ़ा कि लॉर्ड कैनिंग वायसराय बन गए। इसमें जो और इम्पोर्टेंट हुए उसमें ये हुआ कि कार्यकारी की परिषद के जो सदस्य थे उनमें हर सदस्यों को एक एक विभाग दे दिया गया। इन जो कार्यकारी परिषद की संख्या थी वो मतलब बढ़ा दी गई, यानी पहले 4 हुआ करते थे, बाद में उनको 5 कर दिया गया। जो आखिरी में जो 5वां सदस्य जोड़ा गया था उसको लोक निर्माण विभाग दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अब कार्यकारी परिषद में अब और भी जो सदस्य थे उन सबको मिलाकर 6 सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। इसके अलावा 1861 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अध्यादेशों की भी शुरुआत की। ठीक है, यानी कि जो वायसराय था वो अध्यादेश लागू कर सकता था। ऐसे अध्यादेश की जो अवधि होती थी वो सिर्फ 6 महीने की होती थी और यानी कि 6 महीने की इनकी अवधि होती थी और ये जो होते थे अध्यादेश वो अस्थायी रूप से लागू मतलब किए जाते थे। जैसे आज के समय हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी अध्यादेश लागू करते हैं, उसकी भी अवधि 6 महीने की होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा केंद्रीय विधायिका, तो 6 विधान परिषद जो पद थे उनको खत्म कर दिया। हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से वो 6 थे, यानी से बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, एक अन्य न्यायाधीश थे, एक मद्रास, बंगाल, आगरा। ठीक है, तो जो उनके वो जो परिषद थी वो खत्म कर दिया और उसकी जगह पर एक एडिशनल मेंबर्स की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, एडिशनल मेंबर यानी कि अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति शुरू होने लगी। इन सदस्यों की नियुक्ति जो था वो कौन करता था, तो वो वायसराय करता था और इसमें कुछ स्थायी सदस्य होते थे और कुछ अस्थायी भी होते थे, मतलब कि दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें रखे जाते थे, कुछ स्थायी कुछ अस्थायी। इनका जो कार्यकाल होता था वो 2 साल का होता था। ठीक है, और जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, इनसे मतलब जो है नहीं हो सकती थी। कम से कम या तो 6 रखे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 होंगे। ठीक है, कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य होते थे उनमें भारतीयों की नियुक्ति होने की अनुमति नहीं थी, परंतु भारतीय अतिरिक्त सदस्यों में वायसराय के द्वारा नियुक्त किए जा सकते थे। ठीक है, तो वायसराय के द्वारा उस समय 3 भारतीयों को भी अस्थायी सदस्यों में मनोनीत किया गया था। उनका नाम देख लीजिए, एक तो थे सरदिनगर राव, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे बनारस के राजा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन से 3 भारतीयों को वायसराय के द्वारा अस्थायी सदस्यों में मान्यता दी गई थी।
इसके अलावा जो भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद से वायसराय उनकी कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य और अतिरिक्त सदस्य मिलकर कानून बनाएंगे या विधायी कार्यों को करेंगे, ये सब भी मिलकर एक छोटी संसद का स्वरूप ही बनाते थे। अब हम देख लेते हैं प्रांतीय विधायिका। तो प्रांतीय विधायिका में जहां 33 में कानून बनाने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल इंडिया ही कानून बना सकता था, ऐसा प्रावधान कर दिया। फिर 61 में इस प्रांतीय विधायिका यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से वह कानून बनाने के लिए अधिकार दे दिए गए। इसके साथ ही अन्य कई क्षेत्रों में प्रांतीय विधायिका बनाई गई, वो याद रखिएगा कौन कौन से। एक तो था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और बंगाल। तो इन प्रांतीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्य और उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य जैसी प्रणाली को रखा गया, लेकिन सदस्यों की संख्या हर जगह क्या होती थी, अलग अलग होती थी। तो ये था आज 1861 भारत शासन अधिनियम और इससे पहले का जो 1858 का भारत शासन अधिनियम। होप आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आप आए हैं पहली बार और देख रहे हैं, अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।